मैं किसी का करीबी होने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता हैं और सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। अनुशासित तरीके से मैंने हमेशा अपने नेताओं का सम्मान किया है। नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम हर बार कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को नई नई विभूतियों से परिचय कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम रायपुर आ पहुंचे हैं और रायपुर में आज हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रेसिडेंट कोको पाड़ी जी से। वैसे तो कोको पाड़ी जी का अपना नाम बहुत चर्चित है, जाना माना है, लेकिन इनकी भी अपनी एक संघर्ष यात्रा रही है जो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन का विषय बनेगी। तो आइए चर्चा करते हैं कोको पाड़ी जी से। पाड़ी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इतनी अर्लियर एज में, शायद आपने 18 की उम्र में राजनीति में कदम रख लिया था और एक लंबा सफर आपका रहा है, कैसे रहा ये सफर? कहते हैं ना कि सिचुएशन कभी कभी चीज़ें कराती है। परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं होने के बावजूद कहीं ना कहीं लगाव कांग्रेस पार्टी के प्रति बचपन से रहा। जब समझ आया, जब बालिग हुए, तो हमारे क्षेत्र में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय छत्तीसगढ़ में आ चुकी थी, 2004 की बात है, तो सारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का सोचा। उस समय मैं अपनी क्षेत्र में इकलौता व्यक्ति था जो कांग्रेस के पक्ष में ही बात करता था और 2-4 महीने बाद वहाँ कोई नहीं होने के कारण संगठन ने मुझसे आग्रह किया कि ये जिम्मेदारी आपको दी जाएगी और ब्लॉक अध्यक्ष के हैसियत से आपको काम करना पड़ेगा पार्टी के लिए। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा किया और उस जिम्मेदारी को उठाने का मन बनाया और उस जिम्मेदारी को उठाते उठाते आज 17-18 वर्ष हो गए। संगठन के लिए काम करते करते समय का तो पता नहीं चला, लेकिन इस बीच बहुत से उतार चढ़ाव आए और उनका भी सामना करना पड़ा। विपक्ष में 15 साल रह के कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना और लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ा, लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। राहुल गांधी जी की सोच ने हम जैसे युवाओं को यहाँ तक लाने का काम किया, जिसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक उसके खानदान का भी कोई वास्ता नहीं हो। फिर भी एक छोटे से गांव, 5-10 हज़ार की जनसंख्या वाले गांव से मैं आज विधानसभा का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, लोकसभा का निर्वाचित अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय सचिव के रूप में 5 साल काम किया, फिर 2.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ। जब हम राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूटती चली जाती हैं, लेकिन राजनीति अब सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ लैग किया जाए। हमारी बहुत सारी उपलब्धियों के साथ हमारा एक अपना पर्सनल बैकग्राउंड भी रहता है। तो उस बैकग्राउंड पे जाएं हम, तो क्या कुछ ऐसा राजनीतिक था या कोई आपकी ऐसी मानसिकता रही हो जिसने आपको डायरेक्ट पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया? मानसिकता तो एक लगाव था और उस लगाव के चलते ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। और मम्मी पापा कांग्रेस को वोट करते थे, तो वो लोग राजनीतिक नहीं है लेकिन कांग्रेस को वोट करते आ रहे थे, तो उनसे कांग्रेस का नाम सुना और समझा। लेकिन मैं जिस उम्र में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए वो उम्र मेरे लिए बहुत छोटी थी। धीरे 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 चलते चलते कांग्रेस पार्टी इतनी विशाल पार्टी है और इसकी सोच इतनी विशाल है, उसको समझने का प्रयास लगातार आज भी कर रहा हूँ। बहुत कुछ समझने की कोशिश की गई। फिर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उसको अपनाते हुए अब हम चाहते हैं कि जो भी युवा इस देश का युवा है, उस युवा को कांग्रेस पार्टी के बारे में जानने के लिए इस देश के इतिहास को जानना पड़ेगा।
और जो इस देश के इतिहास को जानेगा और समझेगा वो कभी कांग्रेस पार्टी से नफरत नहीं कर सकता। वो कांग्रेस पार्टी को अपनाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेगा इस देश को बनाने और बचाने के लिए। रही छूटने की बात, तो ये सच्ची बात है कि आप जब राजनीति में होते हो तो ये सोशल लाइफ है। आप समाज के लिए और एक संस्था के लिए काम करते हो जिसमें अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। उसके चलते बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती थी कि हम महीनों महीनों अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाते थे। अब तो समझ लो कि पिछले 8 साल से 9 साल से ये मोबाइल का ज़माना है और स्मार्टफोन का ज़माना है, तो अब कोई किसी से दूर नहीं है। लेकिन एक समय था जब फ़ोन में ही बात हो पाती थी और हम लोग पार्टी के काम करने के लिए बाहर घूमते थे। तो ये सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा है और इसीलिए अपनी हानि होती है तो होने दिया जाए, लेकिन समाज और देश की बात जहाँ पे आती है, जहाँ पे संस्था की बात आती है, संगठन की बात आती है, लोगों के लिए काम करने की बात आती है, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये सारे सीरियस क्वेश्चंस के बाद मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आप हैं प्रेसिडेंट आईवाईसी के, उसके बाद इतने यंग एज हैं और उसमें इतनी सीरियसनेस कहाँ से ले आते हैं आप? ये तो पता नहीं, हो सकता है ये कुदरती हो या फिर अनुभव भी हो कि इतने समय से काम करते करते चीज़ों को समझते समझते कई गलतियां करने के बाद हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचे होंगे। कई अच्छी चीज़ हुई होंगी तो कई गलतियां भी हुई होंगी, और गलतियां होती हैं तो आदमी सीखता है और फिर उससे सीखते हुए उस चीज़ों को सुधार के आगे बढ़ता है। तो यहीं पे मेरा एक और क्वेश्चन है जो आईवाईसी से ही रिलेटेड है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ बदमाश स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, इनको ठीक करने के लिए आप कैसे कैसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं? विनम्रता से उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की जाती है, और विनम्रता के साथ साथ अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझाने की ज़रूरत है या सिखाने की ज़रूरत है, तो वो भी आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। अब ये हुई पूरी आपकी आईवाईसी के बाद, लेकिन यंग एज है, कई बार आपके भी अपने अलग अलग शौक होते होंगे, तो कोको पाड़ी जी पर्सनली अपने आप को इतना मेंटेन करने के लिए कौन सी ऐसी हॉबीज हैं? एक तो पिक्चर देखने का शौक है, और दूसरा समय मिलता है तो क्रिकेट ज़रूर खेल लेते हैं। क्रिकेट खेलने का भी शौक है। ये दो चीज़ हट के और घूमने का भी शौक है। तो नई नई जगह जाने का जो इरादा मन में बना रहता है उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अलग से तो नहीं घूम पाते हैं, काम के साथ साथ घूमने का भी शौक पूरा कर लेते हैं। तो इसी में एक प्रश्न मेरा ये भी रहेगा कि नेशनल से लेके स्टेट तक राजनीति के कई दौर रहे, लेकिन अब चूंकि आपके टर्न पे बात आती है कि एज बार वाला सिस्टम है आईवाईसी में, तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, ये अगले इलेक्शन कह लीजिए या आपका राजनीतिक करियर कह लीजिए, आप उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं जहाँ अपने आप को सोच नहीं रखता था वहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे चाहने और नहीं चाहने से मैं कहाँ अपने आप को पाता हूँ, ये निर्णय मेरे ऊपर नहीं है। मैं एक संस्था का सदस्य हूँ, वो कांग्रेस पार्टी है, और इस कांग्रेस पार्टी में जो हमारे लीडर, जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारा नेतृत्व होता है, वो तय करता है काम के आधार पर कि किसको कहाँ पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज तक मेरे लिए निर्णय जब हमारा शीर्ष नेतृत्व लिया है, तो आगे भी चल के जो उनका निर्णय होगा कि मुझे पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ भी काम करना है, उस काम को मैं आज तक बखूबी से निभाया हूँ, आगे भी मैं निभाऊंगा। संघर्ष जो इन्होंने किया है, वो जो मेहनत की है, उसका मोटिवेशन इनको कहाँ से मिला? क्या वो की रोल्स थे जिसको इन्होंने compete करके फिर अपने आप को आज यहाँ तक रखा है? मुझे मेरी माँ की बात याद आती है। एक सिचुएशन जो मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारे
गांव में सारे लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने अपने माँ से जाके शेयर किया था कि ये सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार आ गई है, ऐसी बात हो रही है। तो मेरी माँ ने कहा था उस समय कि बेटा, जिसको राजनीति करना है राजनीति करने दो, जिसको जहाँ जाना है जाने दो। हम लोग कांग्रेस के वोटर हैं। वो नेता की भी बात भी नहीं हुई थी, ना कार्यकर्ता की भी बात नहीं थी। हम लोग सिर्फ कांग्रेस के वोटर हैं और कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं। तो मेरी माँ की वो बात उन्होंने अपने लिए कहा था कि मैं कांग्रेस की वोटर हूँ, हमेशा कांग्रेस की वोटर रहूँगी, लेकिन उनकी ये बात मेरे दिल तक पहुँच गई और वो गहरी जगह बना लिया। और मैंने तब से सोचा कि मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर इतनी समझ है किसी को लेकर के, किसी संस्था को लेकर के, जो माँ 6 बच्चों को पाल सकती है, बहुत अच्छे से बड़ा कर सकती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझदारी की बात कर रही होगी। और तब से आज तक मुझे हमेशा वही बात याद आती है और मैं उसी को लेके पूरी ईमानदारी से चल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने संघर्ष किया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ अपना काम किया। हर किसी का अलग अलग अपना अपना तर्क होता है, लेकिन मेरा तर्क तो एक ही है कि मुझे काम जो मिला, मुझे लगता है कि मैंने उसे ईमानदारी से बखूबी संगठन को मजबूत करने के लिए अपना समय दिया। और उस समय में मेरे हर कार्यकाल का अचीवमेंट है कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो लीडरशिप को दिखता रहा होगा। लीडरशिप ने मुझे लगातार अवसर देने का काम किया। तो यहाँ से निकलने के बाद, राजनीति से निकलने के बाद कोको पाड़ी जी का अपना क्या प्रोफेशन है? घर हम कैसे सर्वाइवल पे लेके आते हैं? सीधी सी बात है, मैं अपने सभी साथियों को भी कहता हूँ कि अपनी एक अर्निंग होनी चाहिए। हमारा परिवार व्यावसायिक बैकग्राउंड से है और हम लोग 5 भाई हैं, तो लगातार व्यवसाय को डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए काम किए हैं, जिसमें मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे टाइम उनका साथ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन उसी व्यवसाय से मेरे नाम से भी कुछ है, गाड़ियाँ हैं, व्यवसाय में कुछ मेरा भी योगदान है, तो उसी से जो भी अर्निंग होती है, जो भी मिलता है, उससे मैं अपना घर चलाता हूँ। कई बार ऐसी खबरें आती हैं, सुर्खियां बनती हैं कि भाई बतौर राजनेता इन पे इस तरह के करप्शन के चार्जेस लगे, इन्होंने अपना काम करवाने के लिए इस तरीके के काम किए। ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है ये चीज़ें? इसमें कई बात सच भी है और कई बात गलत भी है, क्योंकि आप जब समाज में काम करते हो तो लोग आपके पास आते हैं, और लोगों का काम जब आप कराते हैं तो 2 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो आप ईमानदारी से भी करा ले जाते हैं, वो हो जाता है जो जेन्युइन काम होता है। एक कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से कराने की सोच रखते हैं और उस पर कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि जो चीज़ जेन्युइन नहीं है, जो चीज़ अपने से नहीं हो सकती है, उसको हाथ में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए और इस पे स्पष्टवादी होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ। जितने भी केसेस आते हैं तो वो इसी कारण आते हैं कि जो चीज़ हमसे नहीं हो सकता है उसको कराने की कोशिश हम करते हैं। अभी प्रदेश में वैसे भी राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, तो कई बार आपके ऊपर भी ऐसी बातें आती हैं कि आप बाबा साहब के ज़्यादा फेवरेबल हो रहे हैं, या कई बार बीच में जब एकदम इलेक्शन के इमीडिएट बाद की बात थी तब कई बार बोला भी गया कि आप भूपेश बघेल के बहुत नज़दीकी हैं। तो ये नज़दीकियों का क्या फंडा रहता है? आदरणीय बघेल जी और आदरणीय बाबा साहब और प्रदेश में जितने भी नेता हैं, महन जी हैं, मोहन मरकाम जी हैं, सारे मंत्री हैं, मैं सबके लिए बराबर हूँ और मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं किसी का करीबी होने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता हैं और सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अनुशासित तरीके से मैंने हमेशा अपने नेताओं का सम्मान किया है। अब राजनीतिक
फ़ायदे और नुकसान के लिए कोई मुझे करीबी और कोई मुझे दूर कर दे तो मैं ये नहीं कह सकता। ये तो लोगों की सोच के ऊपर है, लोगों का परसेप्शन क्या मेरे लिए है, ये तो मैं हर किसी को नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं बयानबाजी के चलते एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है। और वैसे भी राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ 24/7 सर्विस वाला मामला है, तो 24 घंटे अपन स्ट्रेस में रहते हैं। इन चीज़ों से निकलने के लिए एक यंग व्यक्ति क्या करता है? मैं कभी भी किसी बयान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा काम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है, तो मेरा फोकस, मेरा ध्यान पूरी सकारात्मकता में होती है कि मैं कैसे चीज़ों को सही तरीके से करूं। जो फ्रेश रहने के लिए, जो पॉजिटिव रहने के लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता कि आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगें। तो कोको जी, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि भाई बहुत सारे स्ट्रेस की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, पॉलिटिकल पाथ की बात हो गई। आने वाली जो जनरेशन है, जो पेशेंस लूज कर जाती है, कई बार गलत रास्तों पे निकल जाती है, राजनीति का नाम लेके कई अलग तरीके के वे फायदे उठाते हैं, तो ये जो आने वाली जनरेशन है पॉलिटिक्स में, इनको आप क्या कहेंगे? गलत रास्तों का जीवन नहीं है। कहते हैं ना कि राजनीति में आप अगर ज़्यादा ईमानदारी से नहीं कर पाए कुछ, तो आपकी राजनीतिक लाइफ भी ज़्यादा दिन तक नहीं है, खास करके आज के समय में। और अगर आपको कुछ अचीव करना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ अपने नाम को बनाने के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़नी भी पड़ेगी, उसके लिए आपको संयमित, नियमित रहना पड़ेगा। और समाज जो चाहता है, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन कभी भी मुझे कोई भी नहीं देखा होगा कि मैं भीड़ वाली राजनीति के साथ चलना चाहता हूँ। भीड़ की ज़रूरत है। आप अगर किसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कोई मीटिंग करते हैं अपने लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, गाइड करने के लिए या उनकी सुनने के लिए, तो वो मीटिंग की भी ज़रूरत है, भीड़ की भी ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए भीड़ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। उस राजनीति से मैं हमेशा अपने आप को बचा के चला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ वही सब करें, लेकिन नियमित और संयमित होना ज़रूरी है, खास करके आज के जनरेशन के लोगों को। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अभी तक मौजूद थे कोको पाड़ी जी। कोको जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत सारा समय हम हो गया लगता है मुझे। नहीं बातें निकल आई। बहुत सारी बातें तो कार्यक्रम में होनी ही थी, क्योंकि संघर्ष बड़ा है तो उसकी कहानी और भी बड़ी होगी। वैसे हमने कोशिश की है कि कम समय में आपको सारी बातें बताएं, इनसे रूबरू कराएं। तो अगले अंक में फिर किसी नई शख्सियत के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।